हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहिदीन और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एमएससी के लेवल पर हम दो तरीके की थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। एक होती है हमारे पास में क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स और एक होती है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। आज हम बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम डिटेल में इस थर्मोडायनेमिक्स की दोनों ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स जो होती है उसका मतलब क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स दो शब्दों से मिलकर बना होता है। थर्मो का मतलब होता है हीट या एनर्जी और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन, यानी कि जब फ्लो में हमारे पास में हीट या एनर्जी होती है तो उसको हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। ये तो हो गई नेम से डेफिनेशन। अब हम प्रॉपर थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन की बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस which deals with the quantitative relationship between exchange of different energy फॉर्म्स। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स एक फिजिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम जो कि किसके बीच में डील करती है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप और जो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी फॉर्म्स होती है उसके चेंजेस के साथ में स्टडी करती है, यानी डील करती है। उसको हम बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स को हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इस वजह से यहाँ पे फिजिकल साइंस लिखा गया है कि डेट इज वेरी सिंपल कि हमारे पास में ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स का स्टडी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी फॉर्म की, उसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अब हम बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है। सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी है उसका नाम है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है उसको जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच वी हैव सेलेक्ट द थर्मोडायनेमिक स्टडी, यानी कि हम यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जिसके बारे में हम रिसर्च करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, उसको हम सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो उसके अलावा जो सराउंडिंग जो होती है थर्मोडायनेमिक्स की नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, उसको हम बात करते हैं द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यानी कि सिस्टम के अलावा जितना भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स होता है उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं। उसके बाद में तीसरी चीज आती है जिसको हम बोलते हैं बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है? द रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच सेपरेट द सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो बाउंड्री है हमारी क्या होती है, बाउंड्री का मतलब ये होता है कि जो सेपरेटिंग सरफेस होती है सिस्टम और सराउंडिंग की, उसको हम क्या कहते हैं? बाउंड्री कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि बाउंड्री कितने टाइप्स की होती है। बाउंड्री जो होती है वो बेसिकली तीन टाइप की होती है। एक होती है रिजिड बाउंड्री, एक होती है सेमी परमिएबल बाउंड्री और एक होती है परमिएबल बाउंड्री। ठीक है, जो रिजिड बाउंड्री होती है वो हमारे आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर होती है। अब मैं बताऊंगा कि सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है वगैरह सारी चीजें। सेमी परमिएबल बाउंड्री जो होती है वो क्लोज सिस्टम के अंदर होती है और जो परमिएबल बाउंड्री होती है वो ओपन सिस्टम के अंदर होती है। चलिए, अब बाउंड्री के बाद में हम सिस्टम्स की बात कर लेते हैं कि सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। जो सिस्टम है, टाइप्स ऑफ सिस्टम है, उसको हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री नेचर, यानी बाउंड्री के नेचर के आधार पर जो हमारे सिस्टम होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम और एक होता है हमारे पास में आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम क्या होता है जानते हैं। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर मैटर का एक्सचेंज और एनर्जी का एक्सचेंज दोनों पॉसिबल होते हैं, यानी मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है, तो उसे हम ओपन सिस्टम कहते हैं। यानी कि इसमें मैटर भी कांस्टेंट नहीं है और इसमें हीट यानी कि एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं है। क्लोज सिस्टम हमारा वो सिस्टम होता है जिसके अंदर मैटर का एक्सचेंज तो नहीं हो सकता लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल होता है, उसको हम क्लोज सिस्टम बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर मैटर तो कांस्टेंट है लेकिन हीट इसके अंदर कांस्टेंट नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम की हम बात करते हैं तो आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मैटर का एक्सचेंज हो सकता है ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि इसके आर पार क्या होती है? एडियाबैटिक वॉल होती है जो कि ना तो हीट का एक्सचेंज होने देती है ना ही मैटर का एक्सचेंज होने देती है। कहने का मतलब यह है कि इसमें मैटर भी कांस्टेंट होता है और इसमें हीट भी कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब हम सिस्टम को ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस के आधार पे सिस्टम कितने टाइप के होते हैं उसको जानते हैं। ठीक है, तो सिस्टम जो फेजेस के हिसाब से दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास में होमोजीनस सिस्टम और एक होता है हेट्रोजीनस सिस्टम। इनकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है, हम पढ़ते हैं। होमोजीनस सिस्टम क्या होता है? इज ए सिस्टम कंटेन यूनिफॉर्म वन फेज इज कॉल्ड होमोजीनस सिस्टम, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ओनली वन फेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनस सिस्टम। चाहे वो गैसियस स्टेट हो, लिक्विड स्टेट हो, कोई भी स्टेज हो, यानी एक फेज होनी चाहिए तो उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजीनस
सिस्टम यानी यूनिफॉर्म यानी कि एक ही चीज, जैसे कि स्कूल की यूनिफॉर्म सब एक जैसे दिखते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे एक फेज होनी चाहिए, तो उसे होमोजेनस सिस्टम बोलेंगे। हेटेरोजेनस सिस्टम किसे बोलते हैं? इज ए सिस्टम कंटेन टू और मोर फेज इज कॉल्ड हेटेरोजेनस सिस्टम। हेटेरोजेनस सिस्टम वो होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा क्या होती है, फेजेस होती है, उसको हम हेटेरोजेनस सिस्टम कहते हैं। इसका एग्जांपल है एजोट्रॉप्स, मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल सब्सटेंसेस। ठीक है, दो इमिसिबल सब्सटेंसेस का जो मिक्सचर होता है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की। देखो बेसिकली हम बात करते हैं कि जो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स होती है उसके अंदर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम बात करते हैं, यानी कि बड़े लेवल पे बात करते हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में। और जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स होती है ना, उसके अंदर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं। तो जब हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम चीजें पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक यानी वृहद लेवल पर हम बातें करेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में जानते हैं। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है? ए सिस्टम कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर लार्ज अमाउंट में केमिकल हो, उसको हम क्या कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में एटम, मॉलिक्यूल, सब्सटेंस सारी चीजें आती है। अब हम बात करते हैं कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, यानी माइक्रोस्कोपिक जो सिस्टम होता है उसकी जो इतनी भी प्रॉपर्टीज होती है उनको हम क्या कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, ये सारी की सारी जो चीजें आएगी वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी आएगी। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हमारे पास में दो तरीके की होती है, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कई बार ये क्वेश्चन एमएससी के अंदर 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो हम जानते हैं कि इंटेंसिव का मतलब, इन से हम पता कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर क्वांटिटी, यानी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डेफिनेशन देखते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। यानी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो कि मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, उनको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, दे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मैटर, ये मैटर के नेचर पे डिपेंड करती है, मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। अब ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, प्रेशर हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, यानी कि जो चीजें फिक्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे पीएच हो गया वो फिक्स होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हो गया, मोलर एंथैल्पी हो गई, यानी कि जितनी भी स्पेसिफिक वाली चीजें हैं, जितनी भी मोलर वाली चीजें हैं, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का है, तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि इतने ग्राम का इतना है तो इतने ग्राम का थोड़ा बढ़ जाएगा, बढ़ता नहीं है, फिक्स रहता है। उसी तरीके से जो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो मैटर की क्वांटिटी बढ़ाने पर चेंज नहीं होती। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है उसको जानते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब जानते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो हमारी क्वांटिटी, मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। जैसे कि हमारे पास में मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, कॉम्पोजिशन हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है, मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, तो उनको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वे प्रॉपर्टी होती है जो मैटर की क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि डिपेंड नहीं करती है। तो अब जानते हैं कि द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यील्ड ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है वो बेसिकली इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि डेंसिटी है, डेंसिटी हमारे पास में क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हमारे पास में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम हमारे पास में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो डेंसिटी हमारे पास में इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, क्योंकि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है वो कैसा होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। यानी डेंसिटी कैसी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज स्टेट फंक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या है, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करती है कि किस रास्ते से जा रहा है उस पर फॉलो नहीं कर रही, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन कहते हैं। ठीक है,
अब हम जानते हैं और क्या लिखा हुआ है, दिस प्रॉपर्टी डज नॉट डिटरमाइन डायरेक्टली बट चेंज विल बी डिटरमाइन। यानी कि जो ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है, जो कि स्टेट फंक्शन होती है, जिनको हम इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिटरमाइन कर सकते हैं, उनको हम डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते, उनका चेंज डिटरमाइन कर सकते हैं। हम उसको डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते, उनको क्या कर सकते हैं, उनका चेंज डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, इन सबको हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, इनका चेंज निकालते हैं। जब हम कहते हैं ना इंटरनल एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, तो हम ये कैसी प्रॉपर्टीज है, ये स्टेट फंक्शन है। यानी कि इनको एट ए स्टेट हम निकाल सकते हैं, कि फाइनल एंड इनिशियल स्टेट में हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम इनको क्या नहीं कर सकते, इनको डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते, इनका चेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो डिफरेंशियल ऑफ स्टेट फंक्शन होता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। यानी कि इनका जो डिफरेंशियल जब हम करते हैं तो वो कैसा होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, और ये यूलर्स थ्योरम को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब हम बात करते हैं कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन का जो साइक्लिक इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। अब बात करते हैं कि पाथ फंक्शन क्या होता है। तो पाथ फंक्शन की डेफिनेशन है, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द पाथ डज नॉट डिपेंड द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करती, जो पाथ फॉलो हुआ है उस पर डिपेंड करती है, तो उसको हम पाथ फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, द पाथ फंक्शन कैन बी डिटरमाइन डायरेक्टली एनी स्टेट ऑफ द सिस्टम। यानी कि पाथ फंक्शन जो होते हैं उनको हम डायरेक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी स्टेट पर सिस्टम की। ठीक है, जो हीट एंड वर्क जो हमारे पास में होते हैं वो कैसे होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। यानी कि जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते, वो पाथ पे डिपेंड करते हैं, इस वजह से क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। और हीट की एक खास बात नोट करके लिखने वाली है, जो कि है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर द हीट चेंज इनटू स्टेट फंक्शन। यानी कि जो हमारी पास में हीट होती है वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर, ये कैसी होती है, स्टेट फंक्शन होती है। क्योंकि जब हमारे पास में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है, और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वो एंथैल्पी के बराबर होती है। तो हम बोल सकते हैं कि द डिफरेंशियल ऑफ पाथ फंक्शन इज इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। यानी जो पाथ फंक्शन का जो डिफरेंशियल होता है वो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, लेकिन जो स्टेट फंक्शन का जो डिफरेंशियल होता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। ये अपन को पता रखनी है बातें। अब हम बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखते हैं, व्हेन ए सिस्टम चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट बाय द ऑपरेशन, दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। यानी कि जब हमारा सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है, जब हमारा सिस्टम क्या होता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है किसी ऑपरेशन के द्वारा, तो उस ऑपरेशन को हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि दिस प्रोसेस इन्वॉल्व चेंज इन कंडीशन। यानी मतलब कि जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं, टेम्परेचर आता है, वॉल्यूम आता है, प्रेशर आता है, नंबर ऑफ मोल आता है और हीट आता है। यानी कहने का मतलब ये है कि सिस्टम के अंदर चेंज करेंगे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, जिस ऑपरेशन का यूज करेंगे उस ऑपरेशन को हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं। अब एक एक करके देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है हमारे पास में आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी कि टेम्परेचर जीरो हो गया। तो टेम्परेचर जीरो है तो इंटरनल एनर्जी भी हमारे पास में जीरो होगी। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि इंटरनल एनर्जी केवल और केवल टेम्परेचर का फंक्शन होती है। इस वजह से जब हमारे पास में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी जीरो होता है। फिर हम बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब बार, यानी बार जो यूनिट होती है किसकी, प्रेशर की, तो हमारे पास में प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो प्रेशर जब कांस्टेंट होगा तो हमारे पास में डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो होगा। अब हम बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, तो जब हमारे पास में V जीरो हो गया तो हमारे पास में W भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि W इज इक्वल टू PdV होता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम जीरो, तो हमारे पास में वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर हमारे पास में एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो हीट होती है ना, हीट एक्सचेंज नहीं होती, कहने का मतलब यानी कि हीट यहाँ पे जीरो हो जाती है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, हीट एक्सचेंज नहीं होता। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर, एंडोथर्मिक के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, एक्सोथर्मिक के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक और प्रोसेस होता है स्पेशल टाइप का प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। अब ये साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हेन ए सिस्टम गिव स्टेट गोन्स थ्रू नंबर ऑफ डिफरेंट
प्रोसेस फाइनली रिवेंट टू द इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। यानी कि ये कोई सिस्टम है वो बहुत सारी स्टेट से गुजर करके फाइनली अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाता है। जैसे कि ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया और डी से ई और ई से वापस ए पे आ गया, यानी कि घूम घुमा के वापस से इनिशियल स्टेट में आ जाता है। इस तरीके का जो हमारे पास में सिस्टम होता है, जिस तरीके का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। इन साइक्लिक प्रोसेस जो ओवरऑल हमारा साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो एंड में जो मोमेंट निकलता है वो जीरो निकल करके आता है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में वापस से कहाँ आ जाते हैं हम, इनिशियल स्टेट पे आ जाते हैं। दो और तरीके के हमारे पास में प्रोसेस होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस और एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस, उसको भी हम देख लेते हैं। तो चलिए गाइस, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है उसको देखते हैं। इट इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस, इट रिसेंबल टू द साइक्लिक प्रोसेस बट आउटिंग और इनकमिंग पाथ इज सेम। मतलब कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है जो कि साइक्लिक प्रोसेस से रिसेंबल करता है, लेकिन इसके जो आउटिंग और इनकमिंग पाथ होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, वहां पे क्या था, जो इनिशियल स्टेट में आ जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो आउटकमिंग और इनकमिंग यानी कि आउटकमिंग और इनकमिंग पार्ट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, इट टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप, इट वुड टेक इनफाइनाइट टाइम अकर विच मेक इट। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स होते हैं और इनफाइनाइट इसमें टाइम भी लगता है होने के लिए। इरिवर्सिबल प्रोसेस की हम बात करते हैं, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस कहने का मतलब रिवर्स हो सकता है। ठीक है, रिवर्स हो सकता है यानी वापस से हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं, वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। लेकिन ये साइक्लिक प्रोसेस से रिसेंबल करेगा, लेकिन इसमें हमने क्या बोला कि आउटकमिंग और इनकमिंग जो हमारे पास में पाथ है वो सेम है। रिवर्सिबल प्रोसेस की हम बात करते हैं कि इट इज रियल एंड परफॉर्म्ड एक्चुअल टेक प्लेस फाइनाइट टाइम। यानी कहने का मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस वापस से बैकवर्ड जाने की हमारे पास में कंडीशन नहीं है, और ये जो होता है रियल होता है और एक्चुअली टेक्स प्लेस इन फाइनाइट टाइम, और जो कि फाइनाइट टाइम के अंदर होता है। ठीक है, इसके अंदर हम रिवर्सिबल वर्क डन, यहाँ पे अपन को याद रखना है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस का जो वर्क डन होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल जो प्रोसेस का जो वर्क डन होता है उससे। ये बात अपन को पता रखनी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने बहुत सिंपल सिंपल चीजों के बारे में डिस्कस करा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।